चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग साझेदारी के बारे में देखे। उसके बाद साझेदारी का जो विशेषता होता है वो देखे। उसके बाद साझेदारी संलेख क्या होता है वो भी समझ लिए पिछले क्लास में। साझेदारी संलेख में किन किन बातों का चर्चा होता है वो भी पिछले क्लास में देख लिए। उसके बाद देखे हम लोग कि साझेदारी संलेख के अभाव में क्या सब होता है। इतना चीज तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे। अब इसके आगे आपको अगला टॉपिक मिलेगा लाभ हानि नियोजन खाता। कौन चीज? लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है। तो देखिए, हम लोग पिछले क्लास में पिछले क्लास नहीं कहिए, मतलब आप लोग 11वीं में जब फाइनल अकाउंट पढ़े थे तो फाइनल अकाउंट में चूंकि एकांकी व्यवसाय था तो उसमें जो हम लोग फाइनल अकाउंट बनाए, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाए, तो सारे के सारे खर्चे और आमदनी उसी पीएल अकाउंट में चला जाता था ना। जैसे मान लीजिए अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता था, यानी पूंजी पर ब्याज की चर्चा होती थी, या आहरण पर ब्याज की चर्चा होता था, ये सब सारा चीज जो है सो मतलब पीएल अकाउंट में ही चला जाता था। इसमें तो नहीं कोनो दिक्कत है। लेकिन जब हम लोग पार्टनरशिप में जाएंगे तो जो स्पेशल साझेदार के हित में होने वाले खर्चे हैं, साझेदार के हित में, ठीक, जिसको हम लोग मान लीजिए जिससे साझेदार का पूंजी बढ़ता है, साझेदार का पूंजी बढ़ा तो वही पूंजी तो व्यवसाय में भी होता है, तो वो सब चीज लाभ का विनियोजन माना जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आइटम आते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इसमें साझेदार को पूंजी पर जैसे ब्याज, ये व्यवसाय के लिए तो खर्चा है, लेकिन साझेदार के लिए यही क्या है? आमदनी। साझेदार के लिए क्या है? आमदनी। साझेदार पूंजी लगाया तो उसको साझेदार को पूंजी पर ब्याज मिला, तो साझेदार के लिए यह क्या है? आमदनी है। ठीक है। अच्छा, साझेदार के द्वारा आहरण पर ब्याज दिया जाता है, मतलब साझेदार जो आहरण करता है व्यक्तिगत खर्च के लिए, वो आहरण पर ब्याज अपने व्यवसाय को देता है। तो व्यवसाय के लिए यही आहरण पर ब्याज क्या हुआ? आमदनी, आय हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद साझेदार जो एक कर्मचारी के रूप में काम करता है, तो साझेदार को जो मान लीजिए एक वेतन मिलता है, साझेदार को अपने काम करने के लिए, व्यवसाय में काम करने के लिए जो वेतन मिलता है, या उसको कमीशन मिलता है, या वेतन एवं कमीशन दोनों मिलता होगा, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? तो साझेदार को पूंजी पर ब्याज, साझेदार का वेतन, साझेदार का कमीशन और साझेदार से लिया जाने वाला आहरण पर ब्याज, ये आइटम जितने हैं, ये सारा आइटम पीएल अकाउंट में नहीं जाएगा। तो ये किस में जाएगा? तो ये जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इस चैप्टर में जो हम लोग बनाएंगे लाभ हानि नियोजन खाता, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप लोग थ्योरी में पढ़े होइएगा। तो ये इसमें बनेगा आपको वही चीज, लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है उस पर ध्यान दीजिए। तो जब साझेदार मतलब पूरे वर्ष में जितना रुपया लाभ कमाया, उस लाभ को साझेदारों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे बांटा जाएगा, इस बात को स्पष्ट क्लियर करने के लिए एक विशेष प्रकार का खाता बनाया जाता है, जो लाभ हानि नियोजन खाता कहलाता है। ये लाभ हानि नियोजन खाता जब हम लोग फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं साझेदारी व्यवसाय में, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर पीएल अकाउंट बनता है, और उस पीएल अकाउंट के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ठीक है। तो उस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसलिए बनाया जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कि साझेदार जो वर्ष प्रतिवर्ष लाभ कमाया है, यानी पीएल अकाउंट से तो नेट प्रॉफिट निकल गया, वो नेट प्रॉफिट अब साझेदारों के बीच में कैसे विभाजित किया जाएगा, इसके लिए बनता है लाभ हानि नियोजन खाता, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ रहा था? इसमें तो कोनो शंका नहीं है। चलिए, तो अब ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या सब चीज आता है, कौन कौन से आइटम आते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से आइटम आते हैं, तो इस पर आप स्पष्ट ध्यान रखिए कि
एक मिनट वीडियो रुके। आइए हम लोग अब देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये बनेगा साल के अंत में, फॉर द ईयर एंडिंग। जितने तारीख को हम लोग बनाएंगे उस तारीख, ठीक है। यहां हम लोग पार्टिकुलर लिखते हैं ना। जब हम लोग जर्नल के बाद लेजर पढ़े होंगे तो यही फॉर्मेट होता होगा। ठीक है, ये नमूना होता है लाभ हानि नियोजन खाता का। लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये आपका नमूना होगा, ठीक है। जिसमें ऊपर में लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका हिंदी नाम लाभ हानि नियोजन खाता होता है। ये साल के अंत में बनता है तो फॉर द ईयर एंडिंग लिखेंगे। ये बाएं पक्ष डेबिट पक्ष, दाएं पक्ष क्रेडिट पक्ष, ठीक है। अब आपको सवाल में रहेगा, क्योंकि शुरुआत में तो फाइनल अकाउंट वाला सवाल नहीं है, लास्ट में जाके 2-3 सवाल है जिसमें आपको ट्रेडिंग, पीएल अप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट बनाने वाला, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने वाला उसमें है। लेकिन शुरुआत से जो आपको मिलेगा तो सिर्फ यही चीज की लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, ठीक है, और साझेदार का पूंजी खाता बनाइए। तो शुरुआती सवाल समय यही चीज आपको रहेगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे उस पर ध्यान दीजिए। तो सवाल में आपको रहेगा इस टाइप से रहेगा कि ABC साझेदार है, उसका 10,000, 20,000, 30,000 उसका मान लीजिए पूंजी है। साझेदार को 5% पूंजी पर ब्याज दीजिए। ए साझेदार को इतना रुपया जो है कुछ मान लीजिए 1,500 सैलरी देना है। बी साझेदार को 200, 400, 500 मान लीजिए कुछ कमीशन देना है। साझेदार ने 5,000, 7,000 मान लीजिए आहरण किया है, उसके आहरण पर आपको 6% ब्याज लेना है। मतलब इस सब टाइप से आपको बात दिया रहेगा, ठीक है। और उसमें रहेगा कि साझेदार ने वर्ष में, पूरे समाप्त होने वाले वर्ष में इतना रुपया लाभ कमाया, मतलब 20,000, 25,000, 50,000 मान लीजिए लाभ कमाया, ठीक है। तो आपको कहेगा कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। आप कैसे बनाइएगा? तो सबसे पहले आपको जो लाभ दिया हुआ है, जो लाभ आपको दिया हुआ है, उस लाभ को आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, बाय नेट प्रॉफिट। यहां आपको क्या करना है, लिख लेना है। यानी जितना रुपया हमने लाभ कमाया पूरे वर्ष में, उसको हमको यहां पर बाय नेट प्रॉफिट सबसे पहले लिख लेना है। इसमें कोनो कष्ट चलिए। उसके बाद सवाल में कहेगा आपको कि साझेदार को पूंजी पर ब्याज दीजिए। तो एक निश्चित दर दिया रहेगा, तो उस दर से पूंजी पर ब्याज निकाल के यहां लिख लेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी साझेदार होगा, मान लीजिए ABC साझेदार है तो तीनों को पूंजी पर ब्याज निकाल कर दे दीजिए और यहां टोटल जोड़ कर लीजिए। दिक्कत? उसके बाद मान लीजिए कहेगा आपको कि साझेदार को वेतन देना है, ठीक है। या तो सब साझेदार को हो सकता है या उसमें से कोई एगो दूगो को देगा, ठीक है। तो यहां पर लिख लेंगे टू पार्टनर्स सैलरी। मान लीजिए ए और बी दुए को सैलरी देना है, लिख दिए। फिर मान लीजिए कमीशन देना है, तो कमीशन देना है सी को, यानी यहां लिख देते हैं आप पार्टनर्स कमीशन लिख लीजिए, पार्टनर्स कमीशन, ठीक है। मान लीजिए सी को कमीशन देना है, दे दीजिए, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिए कमीशन को, ठीक। उसके बाद
सवाल में रहेगा कि साझेदार ने जो आहरण किया है उसके आहरण पर 5% या 6% क्या कीजिए, ब्याज लगाइए। तो साझेदार से आहरण पर ब्याज लेंगे तो हमारे व्यवसाय के लिए यह क्या है, आमदनी है, ठीक है, आय है। तो इनकम को हम लोग कहां रखते हैं, क्रेडिट साइड में रखते हैं। तो क्रेडिट साइड में रखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। ए बी सी, मान लीजिए तीनों साझेदार आहरण किया है तो तीनों साझेदार के आहरण पर ब्याज जो है सो जो होगा इनर कॉलम में रखेंगे, जोड़ के बाहर कर देंगे, अमाउंट कॉलम में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सवाल में कहीं रह सकता है कि जो साझेदार के पास लाभ अंत में बचता है विभाजन योग्य लाभ में से या शुद्ध लाभ में से कुछ रिजर्व फंड में आपको कहेगा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी आवश्यक ऐसा पड़ गया, उस समय में पैसे की दिक्कत है तो चलो रिजर्व फंड में से रुपया क्या करो, निकाल लो, ठीक है। जैसे हम लोग गुल्लक में बचा के रखते हैं ना, जो इमरजेंसी आने पर हम उसमें से क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो वैसे ही रिजर्व बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर आपको यदि कहेगा रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए तो यानी यहां पर हम लोग टू रिजर्व भी लिख सकते हैं, टू रिजर्व या रिजर्व फंड जो कहेगा ट्रांसफर करने, ये यार क्योंकि ये लाभ में से बनता है। किस में से बनता है, लाभ में से। तो लाभ तो साझेदार का है, तो साझेदार यानी लाभ साझेदार बांटता है, तो ये रिजर्व फंड जो लाभ में से बना है इसको भी तो आज न कल कभी साझेदार ही बांटेगा आपस में, ठीक है। तो ये चीज रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद ये काम खत्म हो जाता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। उसके बाद दोनों साइड का हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। दोनों साइड का टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का जोड़ भी अधिक हो सकता है, डेबिट साइड का जोड़ भी अधिक हो सकता है, दोनों में से कोई भी अधिक हो सकता है, ठीक है। तो यदि क्रेडिट साइड का जोड़ अधिक है तो इसका मतलब हमको क्या होगा, लाभ होगा, समझ में आएगा, क्या होगा, लाभ होगा। और यदि डेबिट साइड का जोड़ अधिक है तो क्या होगा, हानि होगा। तो लाभ होगा तो भी साझेदार बांटेगा और हानि होगा तो भी साझेदार आपस में बांटेगा, जो उसका लाभ बांटने का अनुपात होगा उसमें बांटेगा। तो अब देखिए, अब यदि क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा होता है तो लेजर में आप लोग पढ़े लिएगा कि ये दोनों साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो जिस साइड का जोड़ ज्यादा होता है वही दोनों तरफ लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड का जोड़ यदि ज्यादा है तो यही चीज यहां भी लिखना है और इसमें से ये टोटल आइटम क्या कर लेना है, ये टोटल आइटम क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, ठीक। जो बचेगा वो लाभ होगा, तो इसमें से ये टोटल घटाने के बाद जो बचेगा वो हो जाएगा लाभ। इस लाभ को कौन बांटेगा, पार्टनर्स, कैपिटल बांटेगा, पार्टनर बांटेगा तो अपने कैपिटल में ले जाएगा। तो ये चीज यहां पर हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोस्ट में क्या लिख लेंगे हम लोग, प्रॉफिट। और जो भी साझेदार है ए बी सी आपस में क्या कर लेगा, बांट लेगा। समझ में आया बात। यही चीज यदि डेबिट साइड ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, डेबिट साइड ज्यादा हो जाए तो यही काम क्रेडिट साइड में हो जाएगा। इसका टोटल यहां लिखेंगे, फिर यहां लिखेंगे, इसमें से ये दोनों आइटम को क्या करेंगे, घटा लेंगे, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, लॉस, घाटा हो जाएगा। और इस घाटा को कौन बांटेगा, साझेदार। तो यहां पर लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कोस्ट में क्या लिख देंगे, लॉस। और ये साझेदार ए बी सी आपस में क्या करेगा, बांट देगा। समझ में आया बात। इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। इसको आप लोगों को छाती मतलब बोर्ड पर से लिखना नहीं है, क्योंकि आपके पास थ्योरी में ये सब चीज पूरा दिया गया है, ठीक ना। इसमें कोई दिक्कत, इसको मिटा दें। जब साझेदार वर्ष में प्रारंभ में अपना पूंजी लगाया और पूरे साल में साझेदार को कितना कितना फायदा हुआ
और साझेदार को कितना घाटा हुआ। तो ये सभी बातों का एक एडजस्टमेंट तो करेगा ना, समायोजन तो करेगा ना कि हमने इतना पूंजी लगाया, हमको इतना पूंजी पर ब्याज आया, हमको कुछ वेतन भी आया, कुछ कमीशन भी आया, उसके बाद हमने कितना आहरण किया था, तो आहरण से तो पूंजी घटता है, हमने कितना आहरण पर ब्याज दिया उससे भी हमारा पूंजी घटेगा, और साल के अंत में हमारा कितना पूंजी बचा हुआ है। तो इन सभी बातों के लिए एक अलग से खाता रखा जाता है, वो होता है साझेदार का पूंजी खाता। साझेदार का पूंजी खाता यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये साझेदार का पूंजी खाता रखने के दो विधि हैं। साझेदार के पूंजी खाता रखने की कितने विधि हैं? दो विधि है, एक फ्लक्चुएशन मेथड और एक फिक्स्ड मेथड, यानी परिवर्तनशील पूंजी विधि और एक अस्थाई पूंजी विधि। तो परिवर्तनशील पूंजी विधि में क्या होता है और अस्थाई पूंजी विधि में क्या होता है, उस पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले परिवर्तनशील पूंजी विधि, क्योंकि जब तक अस्थाई पूंजी विधि के बारे में स्पष्ट चर्चा नहीं रहेगा तब तक हम लोग परिवर्तनशील पूंजी विधि मानकर रखेंगे। आया बात समझ में? जब तक अस्थाई पूंजी विधि का स्पष्ट चर्चा नहीं होगा तब तक क्या मानेंगे? परिवर्तनशील पूंजी विधि, ठीक। तो नाम से ही क्लियर है, परिवर्तनशील पूंजी विधि यानी साझेदार का पूंजी हर वर्ष क्या होगा? बदलता रहेगा। साझेदार का पूंजी वर्ष प्रतिवर्ष क्या होगा? बदलता रहेगा। अब बदलने का मतलब उसमें कुछ वृद्धि भी हो सकता है, उसमें कुछ कमी भी हो सकता है। तो ये कमी और वृद्धि कैसे होगा? तो उसमें कुछ उस पूंजी खाता में फायदे वाली बात होगा, उसमें जोड़ेंगे तो बढ़ेगा, अगर कुछ खर्चा या घाटा वाली बात होगा तो घटेगा, ठीक। इसका मतलब हमारा जो वर्ष के प्रारंभ में पूंजी था उसी पूंजी में फायदा वाला बात जोड़ना है, उसी पूंजी में से घाटा वाली या खर्चा वाली बात क्या करना है? घटाना है। तो परिवर्तन तो होता रहेगा। क्लियर बात? तो आइए, जब पूंजी परिवर्तनशील हो, ध्यान दीजिए, ए में व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, यानी जब पूंजी क्या हो? परिवर्तनशील, फ्लक्चुएट होता रहे, बदलता रहे, तो प्रत्येक साझेदार के लिए एक ही खाते बनते हैं। प्रत्येक साझेदार के लिए एक ही खाते बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा चीज? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये डेबिट साइड हुआ, ये क्रेडिट साइड हुआ, दो साझेदार। अभी अमाउंट का तो कॉलम इसमें देना, मतलब अमाउंट की राशि तो नहीं होगा, इसीलिए छोटा छोटा रखते हैं। ये मान लीजिए ए का कॉलम है, ये बी का कॉलम है, ठीक है। ये ए का, ये बी का, ये पार्टिकुलर, ये पार्टिकुलर्स, ठीक है। यानी ये एक दो साझेदार है, ए और बी, ए और बी, मतलब ये हुआ ए का डेबिट साइड, ये हुआ ए का क्रेडिट साइड, ये बी का डेबिट साइड, ये बी का क्रेडिट साइड, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होगा वो ध्यान दीजिए। तो साझेदार, आप 11वीं में पढ़े होइएगा कि पूंजी की खाता जमा से खोली जाती है, मतलब उसका शुरुआत जो होगा वो क्रेडिट साइड से होगा। तो साझेदार प्रारंभ में कुछ ना कुछ तो उसका पूंजी होगा, तो उसका प्रारंभ में जो ए और बी का पूंजी होगा उसको सबसे पहले हम लोग क्रेडिट में रखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। ए का जो होगा वो इसमें और बी का जो होगा ये इसमें, ठीक है। उसके बाद साझेदार को, इससे पहले जो हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़े थे, लाभ हानि नियोजन खाता, उसमें साझेदारों को पूंजी पर ब्याज भी तो मिला,
मिला कि नहीं मिला? साझेदार को वेतन कमीशन भी मिला, आहरण पर ब्याज भी लिया गया, तो ये सब सारा बात इसी खाते में आ जाएगा। तो साझेदार को यदि पूंजी पर ब्याज मिलता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में लिखा जाएगा, ठीक है। फिर साझेदार को यदि सैलरी मिला है तो यहां पर सैलरी दे देंगे, दोनों को है तो दोनों को, एक एक को है तो एक एक, मतलब ए को मिलता है तो ए में देंगे, बी को नहीं मिलता है तो बी में खाली रहेगा, डैश मार देंगे, ठीक है। उसके बाद कमीशन, साझेदार को यदि कमीशन मिलता है तो मान लीजिए दोनों को मिलता है तो दोनों को, और यदि किसी एक को मिलता है तो उसमें देंगे, दूसरा में खाली देंगे, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट साइड में जाने वाला बात पहले लिख देते हैं टोटल। उसके बाद क्या होता है कि यदि साझेदार को लाभ हानि नियोजन खाता जो बनाया, साझेदार को लाभ हानि नियोजन खाता जो साझेदार ने बनाया, उसमें साझेदार को कुछ फायदे भी तो हो सकते हैं और घाटा भी हो सकता है। तो यदि फायदा है तो क्रेडिट में रखेंगे, तो क्रेडिट में क्या रखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पोस्ट में क्या लिख देंगे, प्रॉफिट, ए डबल पी दे करके डॉट कर दिए, थोड़ा शॉर्ट कर दिए हैं, क्लियर हो जाएगा, वही खाता है। ये दोनों में होगा, दोनों में रखिए। तो क्रेडिट साइड में जाने वाला इतना ही आइटम लगभग होगा, ठीक है। उसके बाद साझेदार ने वर्ष भर में कुछ आहरण भी तो किया है, तो दोनों साझेदार जो आहरण किया होगा रखेंगे पूंजी खाता में। ए आहरण किया है तो ए कॉलम में, बी आहरण किया था बी कॉलम में, ठीक। उसके बाद साझेदार को आहरण पर ब्याज भी तो देना पड़ा होगा, तो उसके लिए तो वो खर्चा है, तो वो डेबिट में देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जितना जितना होगा वो डाल देंगे। उसके बाद मान लीजिए साझेदार को फायदा नहीं हुआ है, घाटा हुआ है, क्या हुआ है, घाटा हुआ है, तो फायदा होता तो क्रेडिट में डालते, अगर घाटा हुआ है तो यही चीज कहां आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और कॉस्ट में क्या लिख दीजिए, लॉस, ठीक। तो लगभग सारा आइटम इसमें आपको आ गया। अब अंत में क्या करना है, तो यही दोनों साइड को क्या करना होता है, बराबर करना होता है ना, लेजर के नियम के अनुसार दोनों को अंत में बराबर करना होता है, जिससे हमको क्या निकलता है, बैलेंसिंग फिगर निकलता है, शेष निकलता है। तो क्रेडिट साइड का शेष क्या होगा, अधिक होगा, स्वाभाविक बात है, वो पहले से प्रारंभ पूंजी भी लगाया है, पहले से पूंजी भी लगाया है, उसको इतना फायदा भी हुआ है, उधर आरंभ किया है। तो जब पूंजी खाता परिवर्तनशील हो तो किसी विशेष परिस्थिति में क्रेडिट शेष के बदले डेबिट शेष भी अधिक हो सकता है, लेकिन जनरली सामान्य तौर पर आपको क्रेडिट शेष ही होगा, यानी क्रेडिट साइड ज्यादा होगा और डेबिट साइड कम होगा, ठीक। तो ये टोटल जो यहां लिखे तो यहां भी लिखेंगे और बी वाला बी में रखेंगे। फिर इसमें से ये टोटल घटाएंगे तो यहां निकलेगा, इसमें से ये टोटल घटाएंगे तो ये निकलेगा, और ये चीज हो जाएगा टू बैलेंस CD, ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा, जो दोनों साइड पे जोड़ घटाव करके अंतर करके जो आएगा वो होगा, ठीक। तो ये हुआ आपका जब पूंजी क्या हो, परिवर्तनशील हो। देखिए पूंजी परिवर्तनशील, पहले इतना पूंजी था, इसमें ये 4-5 आइटम जोड़ा गया और ये 2-3 आइटम घटाया गया, तो स्वाभाविक बात है कुछ जोड़े और कुछ घटाए तो बदलेगा तो जरूर, और ये बदलेगा तो इसी का मतलब तो होता है परिवर्तनशील पूंजी खाता। कोई शंका, कोई दिक्कत मन में, समझ में आ रहा है बस, चलिए रोक दीजिए। अब आगे देखिए, इससे पहले हम लोग देखे क्या हो रहा है, ठीक है। इससे पहले हम लोग देखे क्या, परिवर्तनशील पूंजी भी, जिसमें बदलता रहता है।
एक दूसरी विधि के बारे में हम आपको बताए थे, अस्थाई पूंजी विधि। कौन सा विधि? अस्थाई पूंजी विधि। तो अस्थाई नाम से ही क्लियर है कि भाई साहब इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि कोई परिवर्तन कब नहीं होगा, ना तो उसमें कुछ जोड़ेंगे और ना ही उसमें से कुछ घटाएंगे, तभी ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और वो क्या कहलाएगा? अस्थाई पूंजी विधि। तो अस्थाई पूंजी विधि का मतलब होता है कि जब साझेदार वर्ष प्रति वर्ष अपने पूंजी में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहते हो, पूंजी एक समान रखना चाहते हो, तो वैसे स्थिति में उस साझेदार का पूंजी अस्थाई पूंजी विधि कहलाता है। ठीक, तो अब पूंजी में ना तो कुछ जोड़ेंगे ना ही कुछ घटाएंगे। तो भाई साझेदार को जो पूंजी पर ब्याज मिला था, वेतन मिला था, कमीशन मिला था, लाभ हानि में हिस्सा हुआ था, आहरण किया था, आहरण पर ब्याज था, पिछले देखे ना सब एक ही में था ना। तो अब मान लीजिए उसके पूंजी में ना कुछ जोड़ेंगे ना कुछ घटाएंगे, तो फिर वो बाकी चीज कहाँ जाएगा? तो उसके लिए भी तो कुछ स्पेशल व्यवस्था होना चाहिए, है कि नहीं? तो अस्थाई पूंजी विधि में क्या होता है? प्रत्येक साझेदार के लिए 2 खाते खोले जाते हैं। कितने? प्रत्येक साझेदार के लिए 2 खाते खोले जाते हैं। देखिए कैसे, कौन कौन सा खाता है। तो अब ये फिक्स पड़ जाते हैं। तो प्रत्येक साझेदार के लिए 2 खाते खुलते हैं। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चमकता नहीं ना बोर्ड? अब देखिए ये खाता जो होता है इसमें तो कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि ये पूंजी खाता है, और पूंजी खाता क्या है? फिक्स्ड है, कोई परिवर्तन तो होना नहीं है। इसका मतलब जितना, यानी पार्टिकुलर ए बी, पार्टिकुलर ए बी, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने का मतलब है कि हमारा जो पूंजी पहले से था, बैलेंस बीडी लिखेंगे, जो पूंजी हमारा पहले से था, अब इसमें कोई परिवर्तन तो होने वाला है नहीं, तो इस खाता में इसको छोड़ के कुछ देना है ही नहीं। बस ये दे दिए, बात खत्म। यही चीज टोटल यहां रह जाएगा, यही चीज टोटल यहां रहेगा, और यहां कुछ घटाने वाला तो है नहीं, तो यही चीज ना टोटल बचेगा। यहां पर बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यही चीज क्या हो जाएगा? टू बैलेंस सीडी। मतलब जो हमारा बीडी था यानी प्रारंभ में था, वही हमारा सीडी हो गया, मतलब अंत में वही रहा, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं। समझ में आ रहा बात? इसमें कोई दिक्कत? अब आइए, अब साझेदार को जो पूंजी पर ब्याज मिला था, वेतन मिला था, कमीशन मिला था, लाभ हानि में हिस्सा मिला था, ये सब सारे बातों को वो एक अलग खाता में रखेगा। किस खाता में रखेगा? करेंट अकाउंट। किस खाता में रखेगा? करेंट अकाउंट में। तो जब आपको फिक्स्ड मेथड से पूछेगा तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो इसमें भी ऐसे ही 2 खाते खुलेंगे, मतलब 2 कॉलम होगा, साझेदार ए के लिए, साझेदार बी के लिए। पार्टिकुलर ए बी, ये तो अमाउंट का कॉलम है, ठीक ना। अमाउंट के लिए ये आपका ए, ये बी, ये अमाउंट का कॉलम है, ठीक है। अब आइए, अब सवाल में यदि स्पष्ट रूप से चालू खाता का शेष, जैसे पूंजी खाता का इतना शेष प्रारंभ वाला रहने करेगा, और स्पष्ट कह देगा कि चालू खाता का शेष यदि है तो इसमें बैलेंस बीडी के रूप में चालू खाता का शेष स्पष्ट रूप से, अगर होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं फॉर्मेट के रूप में यहां पर कि बाय बैलेंस बीडी इफ, अगर है तो देंगे और नहीं है तो नहीं देंगे, ठीक है।
और चालू खाता का शेष जो है वो डेबिट शेष या क्रेडिट शेष दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चालू खाता का शेष डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। तो आपको चालू खाता का टू बैलेंस बीडी ये भी हो सकता है, डेबिट शेष भी हो सकता है। तो लिखा रहेगा कि ए के चालू खाता का डेबिट शेष है और बी के चालू खाता का क्रेडिट शेष है। तो जिसका डेबिट शेष है वो डेबिट में टू बैलेंस बीडी देंगे, जिसका क्रेडिट शेष है उसका क्रेडिट में बैलेंस बीडी देंगे। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको काम आएगा कि चालू खाता का शेष हो सकता है क्या, तो डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई भी हो सकता है कि नहीं? चलिए, अब साझेदार को जो पूंजी पर ब्याज मिला था वो अब इसमें आ जाएगा, यानी सारा समायोजन जो था उसका इसमें आ जाएगा करंट अकाउंट में। तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों साझेदार के लिए, बाय सैलरी जिसके लिए होगा उसको देंगे, जिसके लिए नहीं होगा नहीं देंगे, बाय कमीशन दोनों में से जिसको होगा उसको देंगे। उसके बाद लाभ बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट, ठीक ना? प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट क्रेडिट में आएगा, अगर यही चीज यदि लॉस के रूप में होगा तो डेबिट में लिखेंगे। चलो, डेबिट में क्या सब हो सकता था जो पिछले में देखे थे? ड्रॉइंग्स देखे थे ना कि साझेदार के आहरण से उसका पूंजी क्या होता है? घट जाता है। तो डेबिट में देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दोनों में से जिसके लिए हो। उसके बाद टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस, अगर हानि होगा तो यही चीज डेबिट में आएगा। समझ में रहा बात? इस टोटल के अब अंत में तो टोटल क्या आता है ना, तो दोनों में से कोई भी अधिक हो सकता है। यदि क्रेडिट साइड अधिक है, क्रेडिट साइड अधिक है तो वही लिखेंगे यहां, और टोटल को फिर ये बैलेंसिंग फिगर जो निकालते हैं घटा के, तो जो बचेगा वो यहां क्या हो जाएगा? टू बैलेंस सीडी, ठीक, बैलेंसिंग फिगर। यदि डेबिट साइड अधिक है तो यही चीज किधर निकलेगा? क्रेडिट में निकलेगा बाय बैलेंस सीडी, जो निकलेगा वो क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया बात? इस बात को समझने में कोई कष्ट अगर दिक्कत हो तो आप आराम से हमको मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।